Question 1. A self regulating process by which biological systems maintain stability while adjusting to the changing conditions called as. एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस जिससे बॉडी अपना इंटरनल इन्वायरमेंट स्टेबल रखती है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर चेंजेस आर गोइंग ऑन एक्सटर्नली, ठीक है। तो इस तरीके से वो एडजस्ट कर रही होती है चेंजिंग कंडीशंस के साथ, चेंजिंग कंडीशंस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ये जो एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है इसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। बाकी ऑप्शंस में अगर आप देखो तो एक्सक्रीशन आपके पास रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट का नाम है। ऑस्मो रेगुलेशन होम्योस्टेसिस का एक पार्ट है, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन में आप पर्टिकुलरली रेगुलेशन या मेंटेनेंस कर रहे होते हो ऑफ सॉल्यूट्स एंड वाटर, ठीक है। बायोलॉजिकल रिदम, इट्स अ जनरल टर्म, यहाँ पे it won't be the right answer. Number 2, which does not maintain a stable homeostatic condition, rather it intensifies the change that is happening to the body. इनमें से ऐसी कौन सा ऑप्शन ठीक होगा जिसमें आप एक स्टेबल होम्योस्टेटिक कंडीशन नहीं मेंटेन कर रहे, बल्कि जो चेंज आ रहा है आप उसे इंटेंसिफाई कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी में कहीं स्किन में कट लग गया, ठीक है, इसके रिजल्ट में जो प्लेटलेट्स थे उन्होंने उस जगह पे क्लॉटिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो गए, क्लॉटिंग प्रोसेस चलना शुरू हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो रही है, एक्शन क्या है, एक्शन है क्लॉटिंग का, और ये क्लॉटिंग हमारे फ़ायदे के लिए हो रही है। उस कट में जो आपके पास ब्लड लॉस हो रहा है उसको कम से कम करने के लिए। अब यहाँ पे क्या पॉजिटिव फीडबैक होगा या नेगेटिव फीडबैक होगा? सो आंसर वुड बी पॉजिटिव फीडबैक, कि भाई अगर क्लॉटिंग हो रही है तो फिर वो ये चेंज था बॉडी में उसको और इंटेंसिफाई किया जाएगा, कि भाई जब तक ब्लड लॉस कम्प्लीटली रुक नहीं जाता तब तक क्लॉटिंग करते रहेंगे प्लेटलेट्स एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो ये पॉजिटिव फीडबैक का मैकेनिज्म। इसी तरीके से ड्यूरिंग, आप कह सकते हो ड्यूरिंग लेबर आपके पास स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं यूट्रस में, ठीक है। और अब आपके पास एक हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, और ये हार्मोन जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं उसे इंटेंसिफाई करता है। तो बेसिकली ऑक्सीटोसिन का मैकेनिज्म क्या है, पी, और वो भी पॉजिटिव फीडबैक पे काम कर रहा है। आपकी बॉडी में ऑलमोस्ट जितने भी चेंजेस हैं वो नेगेटिव फीडबैक पे काम करते हैं, सिर्फ एक दो को छोड़ के, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक रेयर होता है लेकिन इंटेंसिफाई करता है किसी भी चेंज को, जबकि नेगेटिव फीडबैक उसको क्या करेगा, रिवर्स करेगा जो चेंज आ रहा है। जैसे ग्लूकोज अगर बढ़ रहा है ब्लड में, हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन हो गई है, तो फिर अब यहाँ पे बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे नेगेटिव फीडबैक की वजह से, तो अब ये ग्लूकोज के इंक्रीज को कम किया जाएगा, ठीक हो गया। ओके, नंबर 3, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैव also have specialized cells located in their gills and in skin. फ्रेश वाटर एनिमल्स के पास गिल्स में और उनकी स्किन में कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्टिवली आपके पास आयंस को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं बाहर वाले पानी से, और इसके रिजल्ट में अब ऑफ कोर्स एक चीज़ अंदर आ रही है तो बॉडी के बाहर भी तो कोई एक चीज़ जाएगी, तो वो फिर अपने जो वेस्टफुल आयंस है जैसे बाइकार्बोनेट आयन हो गया या फिर अपना एच पॉजिटिव आयन हो गया, तो ये उसको बाहर निकाल रहे होता है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स जो होता है उनको मसला रहता है फ्लडिंग का, ठीक है। तो उनकी बॉडी से कंटिन्यूसली पानी जो है वो अंदर आ रहा होता है, और इसकी रिजल्ट में जो उनकी बॉडी का सॉल्ट है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही बॉडी से बाहर जा रहा होता है। तो इसीलिए इनकी बॉडी में कुछ अडेप्टेशंस होती हैं। पहला, जैसे कि इनकी बॉडी में डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। सेकेंड, दे ईट मॉइस्ट एंड सॉल्टिश फूड, ठीक है। और तीसरा, आपके पास ये बाहर के इन्वायरमेंट से सॉल्ट को या फिर आप कह सकते हो सॉल्यूट को या फिर कुछ आयंस को ये एक्टिवली बाहर से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और इनके पास कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनका काम ही यही होता है। मैं पूछा हुआ है कि भाई उन सेल्स को क्या कहते हैं, तो ऐसे सेल्स जो आयंस को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाहर के फ्रेश वाटर से वो कहलाते हैं आयनोसाइट्स, ठीक है। दूसरे अगर आप देखो यहाँ पे एग्जांपल्स, ग्रेनुलोसाइट्स आपके पास यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे।
लिम्फोसाइट्स लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड हैं। पोरोसाइट्स आपके पास अम, जो ये नेफ्रॉन है, ठीक है, ये नेफ्रॉन का पहला पार्ट, इसे बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें पोरोसाइट्स कहा जाता है। ये पोरोसाइट सेल्स क्या करते हैं, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होती है कि फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर, ठीक है। और रही बात ग्रेनुलोसाइट्स की, तो ये वाले सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आपने अपने आप को आंसर करना है, ओके। क्वेश्चन 4 है आपके पास, रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस एन इम्पॉर्टेंट हार्मोन नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ आरबीसी। रीनल कॉर्टेक्स से आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि सिंथेसिस ऑफ आरबीसी करवाता है, जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे शायद, अगर आपने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा है सो यू बेटर नो कि आरबीसी तो बोन मैरो में बनता है, राइट। तो फिर एरिथ्रोपोइटिन कैसे बनवा रहा है आरबीसी? होता क्या है कि एरिथ्रोपोइटिन डायरेक्टली आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं करवाता, ये स्टिमुलेट करता है बोन मैरो को कि भाई आरबीसी बनाए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 5 है, ग्लोमेरुलस हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स। उन्हीं सेल्स की बात हो रही है जो भी हमने ऊपर पढ़े थे। ग्लोमेरुलस के पास कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। ग्लोमेरुलस क्या है, कुछ भी नहीं, क्लस्टर होता है कैपिलरीज का, ठीक है। देखो ये हमारा है, हो गया नेफ्रॉन, ठीक है। ये है बोमेंस कैप्सूल, ये है पीसीटी, और ये जो आप लॉन्ग देख रहे हो इस तरीके से, ये होती है लूप ऑफ हैनले, और ये आ गई डीसीटी, और डीसीटी फिर आपके पास कहाँ जाती है, कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है, ठीक है। अभी जो बोमेंस कैप्सूल है यहाँ पे फिल्ट्रेट आता है। ये फिल्ट्रेट कहाँ से आता है, ये फिल्ट्रेट आता है ग्लोमेरुलस से होते हुए बोमेंस कैप्सूल में एंटर करता है। अब ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये बोमेंस, ये वाला, ये ग्लोमेरुलस है। बेसिकली यहाँ पे ये छोटी सी आर्ट्रियोल है जिसे एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं, जो कि एंटर करती है आपके नेफ्रॉन में। एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। एफरेंट आर्ट्रियोल का जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद ये एफरेंट आर्ट्रियोल जब बोमेंस कैप्सूल के ऊपर यहाँ पे आप जो क्लस्टर देख रहे हो, ये ग्लोमेरुलस कहलाता है, और इसी से फिल्ट्रेट आ रहा होता है बोमेंस कैप्सूल में। इस ग्लोमेरुलस के पास होते हैं कुछ इस तरीके के सेल्स जिसे पोरोसाइट्स कहते हैं। एज ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह दिखते हैं ये सेल्स, ठीक है। उसके बाद ये ग्लोमेरुलस दोबारा से ये कैपिलरीज वेन्यूल्स बना लेती हैं। वेन्यूल्स तो नहीं, इफरेंट आर्ट्रियोल आप इसे कह सकते हो, ठीक है, इफरेंट आर्ट्रियोल, क्योंकि अभी भी इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर वो दोबारा से जब टिब्यूलर सिक्रीशन होती है तो वहाँ पे फिर ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है नेफ्रॉन में। तो बेसिकली इन ग्लोमेरुलस का काम होता है फिल्ट्रेट को सिर्फ देना, कहाँ, नेफ्रॉन में, बोमेंस कैप्सूल में, ठीक है। ओके, तो कौन से सेल्स होते हैं जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाते हैं और प्रिवेंट करते हैं कुछ स्पेशल प्रोटीन्स को, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन एंटर नहीं कर सकता ब्लड से फिल्ट्रेट में, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जितने भी ब्लड सेल्स हो गए वो एंटर नहीं कर सकते। सो पोरोसाइट सेल्स बड़े इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन 6, tubules secrete ions such as hydrogen, potassium, ammonia into the filtrate while reabsorbing the bicarbonate from the filtrate are called as। तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टिब्यूल, इस प्रोसेस को टिब्यूलर सिक्रीशन कहा जाता है, जहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट आयंस दोबारा से कर लेते हैं रीअब्सॉर्ब, और जो वेस्टफुल आयंस होते हैं वो फिल्ट्रेट का पार्ट बना देते थे, इवेंचुअली वो यूरिन का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टिब्यूल सिक्रीट आयंस सच एज हाइड्रोजन, पोटासियम, अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट, ठीक है, और रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं कौन से, अमोनिया आयन फ्रॉम फिल्ट्रेट। ये सारा फिल्ट्रेट का पार्ट बन रहा है जो इवेंचुअली यूरिन का पार्ट बनेगा, इसे हमने रीअब्सॉर्ब कर लिया, तो ये प्रोसेस कहलाता है टिब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, ये आपके पास ट्यूबुलर सिक्रीशन ज़्यादा से ज़्यादा डीसीटी में होती है।
इन आयंस का जो रीअब्सॉर्प्शन है वो डीसीटी में होगा। ओके, इसके अलावा जो अगर मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन पूछता है कहाँ होती है, तो मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन पीसीटी में होती है। इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस जैसे आपके पास ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, ये पीसीटी में रीअब्सॉर्ब होता है। बाकी आयंस वगैरह ये डीसीटी में रीअब्सॉर्ब होता है। ओके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिस रेट से आपका फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलर से वुमेन्स कैप्सूल में आता है उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 to 2.5 लीटर यूरिन प्रोड्यूस होता है। ओके, अब ये GFR इज इन विच प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक्सर्टेड इन ग्लोमेरुलस वॉल। देखो आपके पास जो ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेजेंट है, ब्लड में वाटर भी प्रेजेंट होता है, तो वो जो वाटर ग्लोमेरुलस की वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसे आप कह रहे हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किस तरीके से जीएफआर को इफेक्ट करता है? क्या ये डायरेक्टली, इन्वर्सली, सेम प्रोपोर्शनल होती है, हाई प्रोपोर्शनल होती है? किस तरीके से ये, मतलब डायरेक्ट या इन्वर्स रिलेशन होता है, आपने जस्ट ये बताना है। तो अगर ब्लड में पानी ज़्यादा है तो जीएफआर ज़्यादा होगा, ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा, डाइल्यूटेड यूरिन बनेगा और पानी बॉडी से बाहर चला जाएगा क्योंकि ज़्यादा पानी था रिक्वायरमेंट से ज़्यादा। तो इसका मतलब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो जीएफआर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, इसी तरीके से अगर बॉडी में पानी कम है तो ब्लड का प्रेशर कम होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आपका ग्लोमेरुलस में कम होगा, जिसकी वजह से जीएफआर कम होगा, यूरिन भी कम प्रोड्यूस होगा। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन era 8. Another compound that increases the osmotic gradient in inner medulla is the dash. अच्छा, आपके पास मेड्यूला में एक और कंपाउंड, अब यहाँ पे इन्होंने another compound, एक प्रॉपर क्वेश्चन तो नहीं है ये, बट खैर ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा कंपाउंड जो कि मेडुला में ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बढ़ाता है। देखो ये आपका कॉर्टेक्स है, ये समझ लो मेडुला है, ये आपका एक हम लोग जस्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन ले लेते हैं। अब जैसे जैसे आप नेफ्रॉन में नीचे जाते जाएंगे, ठीक है, नेफ्रॉन की तरफ जाते जाएंगे, तो वैसे वैसे जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज़ होती जाती है। आप दूसरे अल्फाजों में ये भी कह सकते हो इन सिंपल वर्ड्स के आयंस की जो कंसनट्रेशन है वो मेडुला के, जैसे जैसे आप मेडुला के अंदर जाएंगे तो वो उसकी आयंस की कंसनट्रेशन बढ़ती रहेगी। जैसे यहाँ पे 300 ऑस्मोलैरिटी है, फिर 400 हो गई, 500, 600, 7, 8, 9, 10, 11, 1200 यहाँ पे हो गई। फिर जैसे जैसे आप दोबारा से ऊपर आ रहे हैं तो ऑस्मोलैरिटी दोबारा से कम हो रही है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है काउंटर करंट मल्टीप्लायर में। और कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट प्रोड्यूस कर रहा होता है? तो जनरली बहुत सारे आयंस होते हैं, लेकिन यूरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है इस चीज़ में। ठीक है, और ये यूरिया आपका कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्जॉर्ब होकर फिर मेडुला, यहाँ पे जो बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट है इसका पार्ट बनता है और इस तरीके से ऑस्मोलैरिटी मेंटेन कर रहा होता है। ठीक है, ओके। द इन्फ्लेमेशन ऑन किडनीज ड्यू टू इरिटेशन ऑफ किडनी स्टोन्स इज कॉल्ड एज, किडनी स्टोन को आप यूरोलिथियासिस या फिर नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं। अब किडनी स्टोन से जो इन्फ्लेमेशन होती है किडनी की उसे लिथोनेफ्राइटिस कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, एनसेफल जहाँ पे भी वर्ड यूज़ हुआ, मतलब ब्रेन के लिए वर्ड, हेड के लिए वर्ड यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो एनसेफेलाइटिस आपके पास स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन की बात हो रही है। ओके, चले लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सराउंडिंग एनवायरनमेंट बिकम्स हॉट और अ पर्सन डू strenuous physical activity, the heat produced inside the body and raises body temperature above suitable limit is, this condition is called as। यहाँ पे एक, अगर फॉर एग्जांपल एक इंसान बहुत ही रिगरस एक्सरसाइज कर रहा है तो उस केस में उसकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। रिजल्ट में उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, सूटेबल लिमिट से भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ किन ऑर्गेनिजम्स में होती? तो अगर बॉडी में लिमिट, सूटेबल लिमिट से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है तो वो, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करोगे हाइपरथर्मिया का। ठीक है,